हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडमिक स्टडी हब। सो बेसिकली अभी हम करने वाले हैं BHIC 105 के शॉर्ट नोट्स, है ना, क्योंकि आज ही आपकी एग्ज़ाम है। ठीक है, मुझे टाइम नहीं पता कि मॉर्निंग है इवनिंग शिफ्ट है आपकी, बट आज आपकी एग्ज़ाम है तो अभी के लिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे कवर करते हैं इसे। सबसे पहले क्या है, तो आज हम सबसे पहले BHIC 105 यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया थर्ड, जो 750 से 1206 के बारे में बताता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि 750 से 1206 ईस्वी तक का समय प्रारंभिक मध्यकाल क्यों कहलाता है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कोई एक शक्तिशाली अखिल भारतीय साम्राज्य बचा था। इसके स्थान पर अनेक क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर कर सामने आई। बंगाल में पाल, उत्तर भारत में प्रतिहार, दक्कन में राष्ट्रकूट और दक्षिण भारत में चोल जैसी शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों के प्रभुत्व स्थापित किए। राइट, ठीक है। तो ये काल केवल राजनीति संघर्ष के लिए नहीं बल्कि संस्कृति विकास का भी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा था। ठीक है, इसी समय भारत भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, व्यापार का विस्तार हुआ, भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। ठीक है, भारतीय संस्कृति का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस काल को समझना भारतीय इतिहास की निरंतरता को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के स्रोत। तो स्रोत क्या होते हैं विद्यार्थियों, इतिहास केवल कहानियों पर आधारित नहीं होती, बल्कि इतिहास किसी भी घटना को, ठीक है, किसी भी घटना का प्रमाण देती है। मेन सिंपल सी बात है, अगर अभी आप कुछ काम कर रहे हो, मान लो आप सुबह सो के उठे, तो ये क्या आपका एक इतिहास है ना, नॉर्मल है, बट इट इज़ अ लाइक हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि आपका बीता हुआ कुछ भी एक सेकंड भी जो था वो एक आपका इतिहास बन जाता है, एक हिस्ट्री बन जाती है। तो इन प्रमाणों को इतिहास के स्रोत कहा जाता है। लेकिन अभी क्योंकि हम पुरानी बातें कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, अब आपको सही से शो हो रहा होगा। ओके, तो मान लीजिए कि आपको ये जानना है कि 1000 वर्ष पहले भारत में कौन सा राजा शासन किया करता था। ठीक है, कौन कौन से लोग भाषा बोलते थे, ठीक है, कौन सी भाषा बोलते थे, कौन से धर्म का पालन करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। क्योंकि हम उस समय में जाकर ये सब तो देख नहीं सकते, लेकिन इसलिए हमें स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो कि पिछले दिन कुछ हुआ है तो पिछले दिन आप जाके तो नहीं देख सकते ना कि हुआ कि नहीं हुआ, बट अगर उसका अवशेष है, लेकिन या फिर अगर वो किया हुआ दिख रहा है हमें, तो पता चलेगा हाँ भाई ये चीज़ हमने कल किया था। सेम वैसे ही चीज़ है ना। तो सबसे पहला क्या है जिसके थ्रू में पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, अभिलेख, जिसे हम इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है, अभिलेख वे लेख होते हैं जो पत्थरों, स्तंभों, मंदिरों, गुफाओं या ताम्रपत्रों पर लिखे जाते हैं। अभिलेख वे लेख होते हैं जो पत्थर, स्तंभों, मंदिरों और गुफाओं के ताम्रपत्रों पे लिखे जाते थे। ठीक है, तो अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस समय के वास्तविक दस्तावेज होते थे। ठीक है, इसमें हमें क्या पता चलता है, पहला राजा कौन था, उसने कौन कौन सी विजय प्राप्त की, उसने किसे भूमि दान दी, और जैसे कि प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, कर व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, ये पता चलता है हमें। उदाहरण के लिए अगर देखें तो जैसे कि हो गया ग्वालियर अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, मंदिर अभिलेख आदि। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यदि आजकल जो सरकारी का कोई काम होता है, कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी करना होता है उन्हें, तो वे सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार प्राचीन काल में राजा अपनी उपलब्धियों और आदेशों को पत्थर, ताम्रपत्रों पर लिखवाते थे। ठीक है, इसी कारण इतिहासकार अभिलेखों को सबसे विश्वसनीय स्रोत मानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने कल कुछ काम किया, ठीक है, तो आप
उसको कैसे पता लगाओगे आज कल आपने किया था नहीं किया था? अगर आपको मिलता है क्या लिखा हुआ है तो आपको पता चलेगा हाँ मैंने कल लिखा था तो इसलिए मुझे ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो अब आगे आता है सिक्के। तो सिक्के इतिहास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण जो है वो साधन है। कई बार ऐसा होता है किसी राजा के बारे में कोई लिखित अभिलेख प्राप्त नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसके सिक्के मिल जाते हैं। उन सिक्कों के आधार पे इतिहासकार उस शासक के बारे में पता लगाते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? शासक का नाम, उसकी उपाधियाँ, धार्मिक विश्वास, आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक गतिविधियाँ। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यदि किसी राज्य में सोने के सिक्के अधिक मिलते हैं तो ये संकेत होता है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत मजबूत थी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई अमीर राज्य हुआ करता है तो वो टाइप ऑफ शो ऑफ के लिए कह लें या किसी भी चीज़ के लिए, बट वहाँ पे सोने के या फिर चांदी के सिक्कों का चलन ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आज हम किसी देश की मुद्रा को देख करके उसकी पहचान करते हैं कि उसी प्रकार इतिहास पुराने सिक्कों को देखकर उस समय के राज्य और अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त करते थे। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं ना हमेशा कि यूएस के जो मुद्रा है यानी कि जो डॉलर है उससे हम रुपये का कंपेयर करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है साहित्यिक स्रोत। इतिहास की जानकारी साहित्यिक ग्रंथों से भी प्राप्त होती है। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है? धार्मिक साहित्य, जिसमें कि पुराण, स्मृतियाँ, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, और इन ग्रंथों से जो धार्मिक मान्यताओं या फिर सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर आता है लौकिक साहित्य। ठीक है, ये ग्रंथ धार्मिक विषय से अलग होते हैं। ठीक है, धार्मिक विषय से अलग होते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो राजतंत्रिणी, पृथ्वीराज रासो। राजतंत्रिणी का महत्व क्या था? ये कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे कल्हण ने लिखा था। ठीक है, इससे हमें कश्मीर की राजनीति, समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा विदेशी यात्राओं के विवरण। अरब, फारसी और अन्य देशों के यात्री भी आए। उन्होंने भारतीय समाज, व्यापार, धर्म और संस्कृति का वर्णन किया। इन वर्णनों में हमें बाहरी दृष्टिकोण से भारत को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई आया तो उसने लिखा, बताया, इसलिए। विपक्षी संघर्ष। ठीक है, विपक्षी संघर्ष इसमें क्या है? इसमें हम नॉर्मली BHIC 105 की जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है ना, उन्हीं में से एक है क्या? त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, है ना, ये जानते हैं हम। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 बड़ी शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। ये 3 शक्तियाँ कौन सी थीं? पहला, पाल वंश जो कि बंगाल से थे, गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि उत्तर भारत से थे, और राजपूत वंश जो कि दक्कन से थे। तो इन 3 शक्तियों के बीच होने वाले जो कि युद्ध थे, ठीक है, उन्हें त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। ठीक है, फिर आता है कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों था? तो ये प्रश्न ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, राजनीतिक महत्व क्या था? कन्नौज पहले सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, जो भी शासक कन्नौज पर अधिकार करता था उसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर आता है आर्थिक महत्व। ठीक है, जिसमें कन्नौज गंगा घाटी में स्थित था। ठीक है, उपजाऊ भूमि प्रदान करता था ये, कृषि उत्पादन अधिकार था ये, व्यापारिक मार्गों का केंद्र था। ठीक है, इसलिए कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब था कि आर्थिक चीज़ों पे नियंत्रण कर लेना। फिर आपका आता है सामरिक महत्व। तो सामरिक महत्व क्या है? जो कन्नौज उत्तर भारत के मध्य भाग में स्थित था, इसलिए वहाँ से पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करना आसान था। ठीक है, तो इसलिए जो कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में भाग था ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे कि
आज भारत की राजनीति में दिल्ली का बहुत विशेष योगदान है, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल है। उसी प्रकार जो प्रारंभिक मध्यकाल में था, कन्नौज का महत्व था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जो शासक कन्नौज पर अधिकार करता, उसकी प्रतिष्ठा पूरे उत्तर भारत में बढ़ जाती थी, ठीक है। तो अब क्या है, नेक्स्ट देखेंगे संघर्ष की प्रमुख घटनाएं। क्या है संघर्ष की प्रमुख घटनाएं? पाल वंश, धर्मपाल के कन्नौज पर अपना प्रभाव स्थापित करने के प्रयास किया, ठीक है। प्रतिहार वंश, नागभट्ट और बाद में फिर मिहिरी भोज ने अपनी शक्ति का विस्तार किया। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो ध्रुव और गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत में हस्तक्षेप करके कन्नौज की राजनीति को प्रभावित किया, ठीक है, प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप देखें तो कोई भी शक्ति स्थायी रूप से कन्नौज पर अधिकार नहीं रख सकी, ठीक है। तीनों शक्तियां कमजोर हुई, क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ और राजनीति अस्थिरता बढ़ गई। तो अगर हम पाल वंश की बात करें तो पाल वंश का जो उदय है वो बंगाल क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। इस वंश की स्थापना है वो गोपाल ने की थी, राइट, इसीलिए इसको गोपाल वंश भी कहते हैं, ठीक है। फिर गोपाल का महत्व अगर जाने तो उस समय बंगाल में अराजकता फैली हुई थी, ठीक है। स्थानीय सरदारों ने मिलकर गोपाल को राजा चुना, तो इस कारण गोपाल को भारतीय इतिहास का पहला निर्वाचित शासक भी माना जाता है, ठीक है। पहला निर्वाचित शासक किसे माना जाता है तो होता है गोपाल। फिर आता है धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल के बारे में पढ़े, धर्मपाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? पहली थी कन्नौज की राजनीति में सक्रिय भूमिका, फिर साम्राज्य का विस्तार, देन फिर बौद्ध धर्म का संरक्षक था वो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना उसने की, ठीक है। तो ये उसकी क्या थी? उपलब्धियां थी। फिर आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में अगर पढ़े तो हम, धर्मपाल ने इसकी स्थापना बौद्ध शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया था। ये नालंदा के बाद सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक था, ठीक है। फिर देवपाल ने भारत साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया, ठीक है। उसके समय पाल साम्राज्य की सीमाएं बंगाल, बिहार और असम के कुछ बड़े भाग तक फैल गई थी। फिर सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय, पाल शासकों ने नालंदा को संरक्षक दिया। ये विश्व का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, ठीक है। तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया से विद्यार्थी यहाँ आया करते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो बौद्ध दर्शन और उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ये, ठीक है। फिर यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ओके। शॉर्ट नोट्स यहाँ तक ख़त्म होते हैं। निष्कर्ष, पाल वंश केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं महत्वपूर्ण था, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और बौद्ध धर्म के संरक्षण में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। शॉर्ट ये नोट्स ख़त्म होते हैं। बाकी क्योंकि आज आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है या कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा, ओके। सो फॉर नाउ थैंक यू।